एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के जो ये वीडियो है हमारा परीक्षा वाणी का चैप्टर 6 उत्तराखंड वन आंदोलन और वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड वन्यजीव एवं उनके संरक्षण से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड वन्य जीव एवं उनके संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछे तो कब बना था, तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1972 की धारा 6 के अंतर्गत क्या होता है कि वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। अगर पूछे वन्य जीव बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया है तो 1972 की धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछे वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है तो वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए कभी कि वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो वो कालागढ़ पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? कालागढ़ पौड़ी में स्थित है वन्यजीव संरक्षण केंद्र। ठीक है, कहाँ पे है? कालागढ़ पौड़ी में क्या है आपका वन्यजीव संरक्षण केंद्र स्थित है। अब सबसे पहले दोस्तों, हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। टोटल कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अगर पूछा जाए, सिंपल से फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे वन लाइनर, कि सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे जब हम डीपली इसके बारे में बात करेंगे समझ जाओगे स्थापना से। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है राज्य का, तो नेशनल पार्क, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है सबसे नया और सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 4 सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और छोटा, सबसे पुराना और नया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले जो सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे कि जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो क्या, उसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 521 या 520.82 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। सिंपल तरीके से 521 वर्ग किलोमीटर याद रखना कि इसका जो क्षेत्रफल है 521 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ये किन किन जनपदों में है, तो पौड़ी और नैनीताल जनपद में क्या है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पौड़ी में क्या है, अगर पूछा कि पौड़ी और नैनीताल में से इसका क्षेत्रफल किसमें ज़्यादा है तो पौड़ी जनपद में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जिसका क्षेत्रफल क्या बोला मैंने 521 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना थी 1936 में हुई थी और प्रॉपर डेट पूछे तो 8 अगस्त, याद रखना 8 अगस्त 1936 में उस टाइम के जो गवर्नर थे सर हैली के नाम पर हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया था। यानी 1936 में जब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जो उस टाइम के गवर्नर सर हैली के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी और 521 वर्ग किलोमीटर क्या है जिसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, जो 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी, जो इसका नाम किया गया 1952 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया, तो 1952 में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1952 में किया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। और दोस्तों, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम 1957 में ठीक 5 साल बाद कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। 3 क्वेश्चन है, 1936 में स्थापना हुई थी, 1952 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया और 1957 में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, 521 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए, यानी 36 में स्थापना हुई थी, 50 और जोड़ दो 86, 1986 में इस पर डाक टिकट जारी किए गए। अगर कभी 1986 याद न रहे, 1936 याद रहे तो इसके 50 वर्ष पूरे, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पे क्या हुआ था, इसके नाम पे डाक टिकट जारी किए गए थे। जो 36 में 50 जोड़ोगे तो अपने आप ही 1986 आ जाएगा। तो यानी 1986 में क्या हुआ, इस पर डाक टिकट जारी किए गए।
दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना की शुरुआत यहाँ पे 9 बाघ परियोजना 9 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया था 1 नवंबर 1973 को किया गया। ठीक है, और भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगर पूछा जाए यहाँ से बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1 नवंबर 1973 को हुई थी, जबकि जो घड़ियाल परियोजना है इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी यहाँ से। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाथी परियोजना के तहत शामिल किया गया था 1992 में। तो ये 3 परियोजना है, बाघ परियोजना 1973 में, घड़ियाल परियोजना 1976 और हाथी परियोजना 1992। ठीक है, कई बार पूछता है इन परियोजनाओं को। दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सा मार्ग गुजरता, पूछा जाता है कि कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय उद्यान से या किस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है, तो वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस कंडी मार्ग के बारे में मैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र में समझा चुका हूँ, अगर नहीं देखा आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। और अगर इसका मुख्यालय पूछे यानी प्रवेश द्वार पूछे तो नैनीताल और ढिकाला में क्या है, इसके प्रवेश द्वार है। ठीक है, नैनीताल और ढिकाला में क्या है दोस्तों, इसके प्रवेश द्वार है। इसके अलावा याद रखना यहाँ पे कुछ टाइम पहले इसके राष्ट्रीय उद्यान में 2 नए प्रवेश द्वारों को बनाए गए, एक बनाया गया पोखरो से और दूसरा रथुआ ढाब कोटद्वार से शुरू किया गया है और 2012-13 में इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कोसी और ढेला नदी बहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है या कोसी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है। ठीक है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF की स्थापना कब की गई, तो 2013 को की गई थी। जो टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य में उससे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई, तो 2013 में की गई। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई, तो 2013 में की गई। और कितनी सदस्य है, तो 118 सदस्यीय टास्क फोर्स है। तो ये देखो सिंपल तरीके से जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था सबसे प्राचीन था, 36 में स्थापना हुई, 52 में रामगंगा, 57 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 50 वर्ष पूरा होने पर 86 में क्या किया गया, डाक टिकट जारी किए गए। 1973 में बाघ परियोजना, ठीक 3 साल बाद 76 में घड़ियाल परियोजना और 92 में हाथी परियोजना यहाँ से शुरू की गई। 521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये इसकी जनरल चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्या है, 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कॉर्बेट का बोला मैंने कितना, 521 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तर काशी में स्थित जनपद में स्थित है और 1980 में इसकी स्थापना की गई। जबकि कॉर्बेट कहाँ पे था, नैनीताल और पौड़ी में स्थित था और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है उत्तर काशी जनपद में 1980 में की गई। और अगर पूछे कि औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तो औषधीय पौधों के लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो यही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर काशी में है। 472 वर्ग किलोमीटर क्या है जिसका क्षेत्रफल है। हिम तेंदुओं के लिए उत्तराखंड का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिम तेंदुओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरुआत हुई थी, तो 2009 में क्या हुई, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। देखो 4 परियोजना बता दी, 1973 में बाघ परियोजना, 1976 में घड़ियाल परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना और 2009 में क्या हो गई, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हो गई। दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन कौन करता है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से क्या है, इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है, जो उत्तर काशी में है। 472 वर्ग किलोमीटर है, औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध। और हिम तेंदुआ परियोजना यहाँ से शुरुआत की गई थी, हिम तेंदुआ जिसकी शुरुआत क्या हुई थी, 2009 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर। 521 था, ठीक है, 472 था, इसका 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली जनपद में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। किसका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1988 में शामिल किया गया। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हमने बात की। 36 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में। बढ़ते जा रहे हैं, सीरियल वाइज इसलिए लगा रखें। अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी इसी के साथ की गई थी 1982 में, चमोली जनपद में। किसके साथ? नंदा देवी के साथ। और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि 87.5 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, अगर पूछे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज कब की गई थी, तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी फूलों की घाटी की खोज। और इसने इसका वर्णन किसमें किया था? तो अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में किया था। द वैली ऑफ फ्लावर में क्या किया था इसने? फ्रैंक स्माइथ ने इसका वर्णन किया था। दोस्तों, यूनेस्को ने इस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, जो शामिल किया 14 जुलाई 2005 को। क्या किया गया? शामिल किया गया 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जोशीमठ। यानी नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर और गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, ठीक। और स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है। पूछा जा सकता है कि नंदन कानन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क के लिए किया गया है। और इसके जो मध्य से होती है पुष्पावती नदी बहती है। जो पुष्पावती नदी है, ये मैं अलकनंदा नदी तंत्र में बता चुका हूँ, जो पुष्प तोया ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पुष्प तोया ताल से निकलती है। दोस्तों, लिंगा ताल और आछरी ताल ये कन्फ्यूजन है, खैर फूलों की घाटी में ही स्थित है। आछरी ताल कहा जाता है बूढ़ा केदार के वहाँ भी पाया जाता है। फूलों की घाटी को अमोला और पॉलीगोन खरपतवार से खतरा पड़ गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा पड़ गया है? तो वो अमोला और पॉलीगोन खरपतवार है, जिससे फूलों की घाटी को खतरा पड़ गया है। कालिदास जी ने मेघदूत में क्या कहा है? फूलों की घाटी के लिए अलका शब्द का प्रयोग किया है। अलका शब्द का प्रयोग किया है। मेघदूत पुस्तक है किसकी? कालिदास की। ये सारे क्वेश्चन समझने वाले हैं, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, कालिदास की पुस्तकें हैं। तो मेघदूत पुस्तक में फूलों की घाटी के लिए क्या कहा गया? अलका शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कालिदास ने। और फूलों की घाटी को दोस्तों बैकुंठ, पुष्पवली, पुष्परसा, भ्यूंडार घाटी, स्माइथ पार्क, इन नामों से जाना जाता है। पूछ सकता है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो याद रखना बैकुंठ बद्रीनाथ को भी कहते हैं। ठीक है, पुष्पावली, पुष्परसा, भ्यूंडार घाटी और स्माइथ पार्क नामों से जाना जाता है। और जो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हमने 4 राष्ट्रीय उद्यानों की बात की। जो 5वां राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक 1 साल बाद 1983 में इसकी स्थापना की गई और 820.42 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। 820.42 वर्ग किलोमीटर क्या है इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जनपदों में स्थित है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है। दोस्तों, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी उसमें मोतीचूर, राजाजी और चीला को मिलाकर बनाया गया। इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया था? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। जबकि अगर हम मोतीचूर की बात करें तो प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य था ये, नहीं तो 1935 में, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1935। लेकिन इसको राजाजी में शामिल किया गया 1983 में और राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी और 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी और 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। और अगर इसका मुख्यालय बोले तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? देहरादून में। जो अंतिम नेशनल पार्क है 6वां और सबसे बड़ा और सबसे नया नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर है। और 90 के 1 वर्ष पहले 1989 में उत्तरकाशी में इसकी स्थापना की गई थी। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 1989 में
इसका क्या किया गया, स्थापना की गई थी। दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। अब अगर कभी इनको लगाने के लिए आए कि इनका घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, गंगा राजा नंदा का गोविंद फूल लाई। गंगा से देखो, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390 वर्ग किलोमीटर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मोटा मोटी हैं 820.42 है, नहीं तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 521 वर्ग किलोमीटर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, गंगा राजा नंदा का गोविंद फूल लाई। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। ट्रिक कैसे लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे से आपको ट्रिक जहाँ पे ट्रिक बन सकेगी वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों बात करें वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कि राज्य में 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने हैं, 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। सबसे प्राचीन वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे नए की बात करें तो नंदौर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। और अगर सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है। और सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है, बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य है। तो सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौन था, कार्बेट नेशनल पार्क था। सबसे नया कौन था, गंगोत्री नेशनल पार्क था। सबसे बड़ा कौन था, गंगोत्री नेशनल पार्क था। सबसे छोटा कौन था, फूलों की घाटी नेशनल पार्क था। तो इनको कंपैरिजन करते हुए याद करते जाओ। अब अगर हम बात करें गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की, 7 जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें सबसे पहला आता है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। जी के आंसर बैन, ये आपको आगे समझ आएगा। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी उत्तरकाशी में। कब की गई, 1955 में की गई। और उत्तरकाशी में इसका जो क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर है, जबकि गोविंद जो नेशनल पार्क था उसका कितना था, 472 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। और इसी गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी 1990-91 में की गई थी। अगर पूछा जाए स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1990-91 में की गई थी। कहाँ से की गई थी, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से की गई थी। कहाँ से की गई थी, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य से की गई थी। और ये स्नो लेपर्ड परियोजना की इकाई के लिए शुरू की गई थी, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए। किसके लिए, हिम तेंदुओं की सुरक्षा। और हिम तेंदुओं के लिए भी प्रसिद्ध है कौन सा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है या गोविंद नेशनल पार्क है, ठीक है। दोस्तों अगला है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है 1972 में चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है गोविंद ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। अगर इसका क्षेत्रफल बोले तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। और 1972 में चमोली रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थापना की गई थी। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। तो देखो जी के आंसर बैन बोला था मैंने, जी के आंसर बैन, तो जी से गोविंद वन्यजीव अभयारण्य हो गए, जिसकी स्थापना मैंने बताया 1955 में। केदारनाथ हो गए 1972 में, ठीक है। अब ए से अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य 1986 में स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, पिथौरागढ़ में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। देखो कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, केदारनाथ, लेकिन सर्वाधिक पाए कहाँ जाते हैं, तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में की गई थी। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो जी के आंसर बैन, जी के गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, एन स्मॉल है, ठीक है। एस से सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों जो सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1 वर्ष बाद अस्कोट की स्थापना 86 में, इसकी 87 में की गई थी पौड़ी में,
कहाँ पे की गई थी? पौड़ी में स्थापना की गई थी। पक्षियों का स्वर्ग किस वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है? सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। और दोस्तों सौल व उसकी सहचर प्रजातियां सोन नदी वन्यजीव विहार में पाई जाती हैं, वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती हैं सौल और उसकी सहचर जातियां। अगला है दोस्तों बैन बी से बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक 1 साल बाद 1988 में। देखो अस्कोट 86, सोन नदी 87, बिनसर 88, अल्मोड़ा में स्थापना की गई थी बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है और 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल पूछे कितना है? तो 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद दोस्तों बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य, जो बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य है मसूरी वन्यजीव विहार भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? मसूरी वन्यजीव विहार है। और बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1993 में देहरादून में की गई थी। देहरादून में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 11 वर्ग किलोमीटर है, इसीलिए सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। कितना है? 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर जिसे कहा जाता है को अंतिम बार यहीं देखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर को अंतिम बार किस वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था? तो पहाड़ी बटेर पूछ लेगा, माउंटेन क्वेल से तो कोई भी गैस कर लेगा। तो पहाड़ी बटेर को अंतिम बार बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था। ठीक है। अगला आता है दोस्तों नंधौर वन्यजीव विहार। दोस्तों जो नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर किया गया था। कब? 2012 में। और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 270 वर्ग किलोमीटर स्थित है। तो ये हमने 7 वन्यजीव विहार देखे, गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोन नदी, बिनसर, ठीक है, बिनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार और अंतिम था नंधौर वन्यजीव विहार। अब दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड के संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों की। दोस्तों जो यहाँ पे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 4 मुख्य रूप से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। अगर सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र है। और जो सबसे छोटा है वो आसन बैटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। आसन बैटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे इसके अगर याद रखना है शॉर्ट ट्रिक है एजी पान लाओ। ठीक है। वो अपने पति को बोल रहे एजी पान लाओ। आजकल तो एजी कोई नहीं बोलता, खैर, लेकिन एजी पान लाओ। ए से आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जी से झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, पी से पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और एन से नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। ठीक है। तो ये 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। सबसे पहले अगर हम बात करें आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, देहरादून में की गई थी। कहाँ पे? 2005 में देहरादून में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 440.40 वर्ग हेक्टेयर है। ठीक है। सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा कौन सा है? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे आसन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, तो 2020 में इसे रामसर के अंतर्गत शामिल किया गया था आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को। ठीक है। दूसरा आता है झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है 2005 में स्थापना की गई थी हरिद्वार में। यानी आसन और झिलमिल दोनों की स्थापना 2005 में की गई थी, आसन की देहरादून में और झिलमिल की हरिद्वार में। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 3783.50 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 12 सिंहों के लिए, 12 सिंह के लिए क्या है? प्रसिद्ध है आपका झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 2005 में हरिद्वार में की गई थी। तीसरा है दोस्तों पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। जो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है 2012 में नैनीताल में स्थापना की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 5824.76 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। और चौथा है एजी पानलाओ नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है। 2015 में इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। कहाँ की गई थी? नैनीताल में 2015 में स्थापना की गई थी। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर है, यानी 111.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
ठीक है दोस्तों, ये पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन है और यह देश की 600 प्रजाति की पक्षियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? नैना देवी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हो गए। एजी पांडलाओ, नंदा देवी, गंगा राजा नंदा का गोविंद फूलाई, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 में नैनीताल में की गई थी। यानी गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 4.693 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में की गई थी। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 3 जनपदों में फैला हुआ है नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके अंतर्गत शामिल किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कौन? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, दोनों को सम्मिलित किया गया है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब दोस्तों उत्तराखंड में जो संकटापन्न जीवों को घोषित किया गया है वो कौन कौन किया गया है? तो इसके अंतर्गत कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग सर्वाधिक अस्कोट में स्थापना मुख्य रूप से की गई है केदारनाथ वन्य जीव है। बारहसिंगा कहाँ है? झिलमिल संरक्षण आरक्षित। सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, माउंटेन क्वेल, भूरे भालू, उदबिलाप। दोस्तों ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में संकटापन्न जातियों में सम्मिलित किया गया है इनको। ठीक है, कस्तूरी मृग को, बारहसिंगा को, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध को, लाल सिर वाले गिद्ध को, माउंटेन क्वेल को, भूरे भालू को। ठीक है दोस्तों, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1977 में बागेश्वर में की गई थी महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की। जबकि कस्तूरी मृग कार्य योजना कब लागू हुई? तो 1980-81 में कस्तूरी मृग कार्य योजना लागू हुई थी। ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क की स्थापना कब की गई? 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य में टाइगर वॉच योजना कब लागू की गई? तो जो टाइगर वॉच योजना थी 1991-92 में लागू की गई। टाइगर वॉच योजना कब की गई? 1991-92 में। और हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना को आरंभ किया गया था। अगर पूछा जाए स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 में लागू किया गया था। ये सारे के सारे कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने वन्य नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, और संकटापन्न जातियाँ, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, इन सभी टॉपिकों को कवर किया। अगर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय।